बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सी के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा सिंबल होता है, एक ऐसी अलामत होती है जो कंपाइलर को बताती है कि आपने एक वैल्यू के ऊपर कौन सा अमल, कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना है। सी के अंदर बुनियादी तौर पे 4 तरह के ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि एक ही होता है सो इसके साथ एस नहीं लगाया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स नहीं है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वैल्यूज के ऊपर। फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हम बारी बारी इन सब की डिटेल्स देखेंगे और देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हें सी के अंदर किस तरह से यूज किया जाता है। तो पहले हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अभी तक हम वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, हम डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह से सेव करवाई जाती है, ठीक है। हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर हम इक्वल टू सिंबल लगाते हैं और उसके आगे वो डाटा लिखते हैं जिसको हमने अपने वेरिएबल में सेव करवाना होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू साइन है, ये एक्चुअली बता रहा होता है कि कंपाइलर को कि राइट साइड वाली वैल्यू को उठा के आपने लेफ्ट तरफ मौजूद वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इक्वल टू साइन प्रोग्रामिंग के अंदर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि VAR जो है वो 15 के बराबर है या 15 के इक्वल है। इसका एक्चुअली मकसद ये है कि 15 को असाइन कर दिया जाए लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल को, ठीक है। मींस अब 15 जो है वो कंसीडर किया जाएगा VAR, एज अ VAR, ठीक है। जहां पर हमने 15 यूज करना होगा वैल्यू, वहां पर हम VAR को यूज करेंगे तो वो उसका मतलब 15 ही होगा, ठीक है। सो इक्वल टू साइन जो है ये प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमने अभी देखी हैं, इसको हम अपनी IDE में भी देख लेते हैं। वैसे तो हम IDE के अंदर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन फॉर टू गेन सम एक्सपीरियंस हम यहाँ पे इंट ABC मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और इट्स इक्वल टू मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा। तो ये लाइन एक्चुअली बता रही है हमारे कंपाइलर को कि आपने 25 को असाइन कर देना है ABC को, ठीक है। मीन्स 25 को आप उठाओगे और उठा के ABC के अंदर सेव करवा देना है। जैसा कि हमने अपने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के लेक्चर में पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो हैं वो एक्चुअली मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। सो ABC नाम का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और उसके अंदर ये जो वैल्यू है 25 वो सेव हो चुकी है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन से ये बता रहा है कि राइट तरफ वाली वैल्यू को उठाओ और उसे लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल के अंदर सेव करवा दो, ठीक है। सो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और ये एक ही होता है। अब हम नेक्स्ट अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं these are used to perform mathematical operations on values, ठीक है। हमें वर्ड अरिथमेटिक से भी पता चल रहा है, अरिथमेटिक हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। तो वैल्यूज के ऊपर अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, हमने दो वैल्यूज को सम करना है, हमने एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड साइन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम स्टेरिक का साइन यूज करते हैं। और अगर हमें इस ऑपरेटर को हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है इसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। फिलहाल हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। हम देख रहे हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3.25 स्टेरिक 2.1। तो ये हमारे पास जब हम ये ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो हमारे पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। इस लाइन का मतलब है कि 15 जो है ये डिवाइड हो रहा है 5 के ऊपर और 3.25 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.1 से। इसको हम अभी अपनी IDE में चल के देखते हैं। ओके, तो IDE के अंदर मैं वही काम करता हूँ, मैं इंट
XYZ ले लेता हूँ और मैं 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसका मतलब है कि 15 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा और हमें पता है कि 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो रिजल्ट है डिवाइड होने के बाद मींस 3 जो है वो अब XYZ के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और परफॉर्म होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करने के लिए इसको डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, तो इसको हम रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे सामने 3 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। सो हम देख रहे हैं कि 3 हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पर डिवाइड का ऑपरेटर यूज किया था। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज करें, हम यहाँ पर 5 स्टेरिक 3 यूज करें तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स अब हमें स्क्रीन के ऊपर 15 डिस्प्ले होगा, ठीक है, राइट। तो इसी तरह अगर हम 5 माइनस 3 करें तो हमें स्क्रीन के ऊपर 2 डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने दो चीज़ों का, दो वैल्यूज़ का सम हो जाएगा। हम यहाँ पर 20 प्लस 15 कर लेते हैं, 20 प्लस 15। सो मुझे स्क्रीन के ऊपर 35 डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो ये थे बेसिक ऑपरेटर जो मैथ के अंदर हम यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। अब हम आते हैं जो ऑपरेटर्स हमने कुछ देर पहले देखा है जिसको हम परसेंटेज साइन से शो करते हैं, इसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर का काम ये होता है कि ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ठीक है। इससे क्या मुराद है, सपोज करें कि मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने लिखी है और मैंने यहाँ पर 20 और मॉडुलस ऑपरेटर लगाया और साथ में मैंने 2 लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि 20 को 2 पे डिवाइड करना है और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपने हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली रिमाइंडर को गेट करने के लिए यूज होता है, सही है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लस माइनस और बाकी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो दो वैल्यूज के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए भी दो वैल्यूज का होना ज़रूरी है। मींस कि एक वो वैल्यू जिसको डिवाइड करना है और दूसरी वो वैल्यू जिस पर डिवाइड करना है, ठीक है। सो इन दो वैल्यूज़ को जो ऑपरेटर्स के फंक्शन ऑपरेटर के चलने के लिए ज़रूरी होती है, इनको हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो ऑपरेंड हैं और दरमियान में मॉडुलस ऑपरेटर है। और आप जान गए होंगे कि इसका जो हमें स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो 0 डिस्प्ले होगा क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 2 उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, ठीक है। 2 10 20, सो 20 पूरा डिवाइड हो जाता है 2 के ऊपर और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होता है। तो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर 0 डिस्प्ले होगा। हम इसे जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर 0 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज करें यहाँ पर 7 लिखता हूँ और यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। इट मीन्स 7 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 जा 4 और रिमाइंडर जो है वो 3 बचेगा, तो हमें स्क्रीन के ऊपर 3 डिस्प्ले होगा। जैसे मैं इसे रन करूँगा आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर हमें 3 शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 2 के ऊपर तो 2 7 जा 14 और रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, तो स्क्रीन के ऊपर मुझे 1 डिस्प्ले होगा, नंबर 1, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको मॉडुलस ऑपरेटर भी समझ आ चुका होगा और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से परफॉर्म होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। Okay, so relational operators are used to find the relation between two variables. Relational operators के हमें नाम से भी जाहिर हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यूज के दरमियान ताल्लुक को, रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। अब वो ताल्लुक कैसा हो सकता है, या तो एक ऑपरेंड या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो सकती है, या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो सकती है, या दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो सकती हैं, और या वो दोनों इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है।
सो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स सी के अंदर हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू मीन्स अगर हम x और y दो वैल्यूज हैं और हम दरमियान में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा x या तो y से बड़ा है और या फिर y के बराबर है। सही है। इसी तरह x लेस देन इक्वल टू y मीन्स x या तो y से छोटा है या फिर y के बराबर है। सही है। x इक्वल टू y, अच्छा इक्वल टू के तौर पे हम डबल इक्वल साइन यूज करते हैं एज अ रिलेशनल ऑपरेटर। इट मीन्स x जो है वो y के बराबर है। ठीक है। इनको अभी हम अपनी IDE के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे। और x नॉट इक्वल टू y, नॉट के लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। सो इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिंगल ग्रेटर देन साइन जो है वो भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है और सिंगल लेस देन का साइन वो भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है। हम चलते हैं अपनी IDE की तरफ। ओके सो अब हम ट्राई करते हैं। मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्योंकि एक इंटीजर को डिस्प्ले करवाऊंगा सो मैं %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूँ और मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाता हूँ 25 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर जो है, जब ये दो वैल्यूज के दरमियान हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में हमारे सामने डिस्प्ले होता है। इट मीन्स 25 अगर C से 25 अगर 30 से बड़ा है या 30 के बराबर है तो C लैंग्वेज जो है वो हमें ट्रू रिजल्ट शो करवाएगी और ट्रू का मतलब होता है 1। सो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास 1 डिस्प्ले होगा अगर ये चीज दुरुस्त है। ठीक है। और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो हमें स्क्रीन के ऊपर 0 डिस्प्ले होगा। ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं कि 25 ना तो 30 से बड़ा है और ना ही 30 के बराबर है। इट मीन्स स्क्रीन पे हमें 0 डिस्प्ले होगा। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हम देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर हमें 0 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अगर हम इक्वल टू का साइन रिमूव कर दें फिर भी हमें 0 ही डिस्प्ले होगा क्योंकि 25 30 से बड़ा नहीं है। ठीक है। लेकिन अब अगर हम 30 इज ग्रेटर देन 19 या 29 ये हम लिखें तो अब हमें स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले होगा क्योंकि ये रिजल्ट बिल्कुल ट्रू है। 30 वाकई ही 29 से बड़ा होता है। सही है। तो इसको भी हम रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। सो 30 ग्रेटर देन 1 30 ग्रेटर देन 29 इसका रिजल्ट हमारे सामने 1 डिस्प्ले होगा। ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहूँगा कि 1 इज इक्वल टू 0 तो इसका रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा, मुझे 0 डिस्प्ले होगा क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं 1 इज नॉट इक्वल टू 0 कि 1 0 के बराबर नहीं है तो इट मीन्स ये मैंने एक ट्रू चीज लिखी है, ये मैंने एक दुरुस्त चीज लिखी है। तो अब मुझे स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट नजर आएगा वो 1 नजर आएगा। ठीक है। क्योंकि 1 वाकई ही 0 के बराबर नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने स्टेटमेंट लिखी है और स्टेटमेंट मेरी दुरुस्त है, ट्रू है, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले हो रहा है। 1 मीन्स ट्रू। ठीक है। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। अगर मैं कोई फॉल्स चीज लिखूंगा, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट लिखूंगा तो वो मुझे 0 डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। सो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं। सपोज करें मैं कहता हूँ इंट var1 और मैं इसके अंदर सेव करवा देता हूँ 25 इज इक्वल टू 10। तो अब 25 क्योंकि 10 के बराबर नहीं होता और ये मैंने गलत चीज लिखी है तो इट मीन्स कि इसका जो रिजल्ट एक्चुअल है ये कैलकुलेशन होने के बाद वो 0 है। ठीक है। वो फॉल्स है। तो var1 के अंदर 0 पड़ा होगा, मीन्स फॉल्स पड़ा होगा। तो मैं अगर var1 को डिस्प्ले करवाऊंगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर 0 डिस्प्ले होगा। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, दो वैल्यूज के दरमियान ताल्लुक फाइंड आउट करने के लिए कि
क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, छोटी है, बड़ी है, या जो है इक्वल नहीं है। सही है। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इनको हम मुख्तलिफ तरीकों से आगे चल के अपनी प्रोग्रामिंग में यूज भी कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये कंडीशंस चेक करने के लिए यूज होते हैं। हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सी के अंदर बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेटर, जो कि 2 एम्परसेंड साइंस जो है इनको यूज करते हैं हम एज अ एंड ऑपरेटर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास और ऑपरेटर हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये और ऑपरेटर को शो करती हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास नॉट ऑपरेटर भी है, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर में भी देख चुके हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये कंडीशंस किस तरह से चेक करते हैं। सपोज करें 2 ऑपरेटर्स के दरमियान मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड के केस में एंड का रिजल्ट तब ही ट्रू आएगा अगर ये दोनों जो ऑपरेंड है, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इनका रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। फिर ही एंड का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, वरना बाकी हर केस में एंड का रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये चीज अभी हम जाके अपनी आईडीई में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगी, लेकिन अभी तो थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। इसी तरह ए और बी का रिजल्ट तब भी ट्रू आएगा अगर इन दोनों में से कम एक वैल्यू भी ट्रू है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी ट्रू है तो टोटल ए और बी का रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही फॉल्स हैं तो ए और बी का रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये जो नॉट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये सिंपली क्या करता है, एक रिजल्ट को चेंज कर देता है। मीन सपोज करें ए एंड बी टोटल का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स था, तो उसके साथ नोट लगाएंगे तो ये उस रिजल्ट को ट्रू बना देगा। इसी तरह अगर ए एंड बी का रिजल्ट ट्रू है और उसके साथ हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया है तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपनी आईडीई की तरफ ताकि इसे हम बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके, सो हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम ज्यादातर केसेस में रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ मिला के यूज करते हैं। किस तरह थे, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करें मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि अगर एक मेरे पास कंडीशन है कि 25 इज ग्रेटर देन 15 एंड 30 इज ग्रेटर देन 60। अब देखें रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं और दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेटर भी है, एंड ऑपरेटर। इसका मतलब है इस कंडीशन को वो इवेलुएट करेगा और इस कंडीशन को इवेलुएट करेगा, और इन दोनों के दरमियान एंड लगा हुआ है तो बाद में इस सारी को इवेलुएट करेगा। मींस 25 इज ग्रेटर देन 15, दिस इज ट्रू, इट मींस कि ये जो है 1 है, इसका रिजल्ट 1 है। एंड 30 इज ग्रेटर देन 60, दिस इज रॉन्ग, तो इस सारे का रिजल्ट हो जाएगा 0, ठीक है। 1 एंड 0, तो इस सारी कंडीशंस का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, क्योंकि एंड के केस में दोनों का ट्रू होना लाजमी है, मींस दोनों का 1 होना लाजमी है, तो ही रिजल्ट हमारे पास 1 आ सकता है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई इसका रिजल्ट 0 है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे सामने 0 इवेलुएट हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दूं, इधर मैं 60 इज ग्रेटर देन 10 कर दूं, तो अब ये दोनों रिजल्ट ट्रू हो गए। 25 भी 15 से बड़ा होता है, दैट्स अ ट्रू केस, और 60 भी 10 से बड़ा होता है, दैट्स अ ट्रू केस, और इन दोनों के दरमियान में एंड है, सो इट मींस अब इन दोनों का जो रिजल्ट है, अब ये इन दोनों का जो आंसर है वो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अब मेरे सामने जो रिजल्ट इवेलुएट हुआ है वो 1 हुआ है। अच्छा, अब मजे की बात यह है, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 25 इज ग्रेटर देन 15, और दूसरी कंडीशन मैंने कर दी 5 इज ग्रेटर देन 10, जो कि रॉन्ग है। लेकिन दरमियान में मैं ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ, ऑपरेटर मैंने और का लगा दिया। और ऑपरेटर की केस में अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अब क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारे सामने 1 शो होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट फिर भी 1 ही आ रहा है, बेशक एक कंडीशन बीच में से रॉन्ग है, सही है। और का
जो रिजल्ट है वो तब ही 0 आ सकता है अगर दोनों कंडीशंस रॉन्ग हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग कर देता हूँ इसे, 25 इज ग्रेटर देन 30। अब ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गई, इसका आंसर भी 0 है और इस कंडीशन का आंसर भी 0 है। 0 और 0 इज ऑलवेज 0। तो अब हम देख सकते हैं अब ये जो इसका रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के साथ। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसको हम अपनी सेपरेट वीडियो में बड़ी डिटेल में देखेंगे लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर्स में, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। सपोज करें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इज इक्वल टू 10 और उसमें मैंने 10 सेव करवा लिया, और इसी तरह एक मैंने वेरिएबल b डिक्लेयर किया और उसमें मैंने 20 सेव करवा लिया। अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स प्रिंट कर दो आप कि a इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब हमेशा हम इफ के केस में इफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, वहां पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स ज्यादा परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है इफ a इज ग्रेटर देन b, यानी कि अगर a जो है वो b से बड़ा है तो आप डिस्प्ले करवाएंगे, प्रोग्राम को मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्ले हो जाए a इज ग्रेटर। एल्स की केस में, एल्स का मतलब है कि इसके अलावा जो भी कंडीशन हो, इसके अलावा जाहिर है हमारे पास एक ही कंडीशन हो सकती है कि a b से छोटा हो जाए। ठीक है, उस केस में ये क्या डिस्प्ले करवाए, a इज स्मॉलर। ओके, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ या इसे मैं कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो जैसा कि आपने सोचा तो a इज स्मॉलर हमारे पास डिस्प्ले होगा क्योंकि a की वैल्यू छोटी है b की वैल्यू से, a 10 है और b 20 है। ठीक है, और अगर मैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में लेके आऊँ तो मैं कुछ इस तरह करूँगा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज इक्वल टू 20। अब ये मैंने दो कंडीशंस को मिला दिया है। ठीक है, दो कंडीशंस को मिला के मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ। सो ये पहली कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और मैंने इससे पहले ये इफ की ब्रैकेट्स यूज करनी है। ठीक है ना, सो अब जो है ये वाली लाइन तब ही एग्जीक्यूट होगी अगर इस सारी कंडीशन का आंसर 1 होगा। ठीक है, यानी कि ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही है। इफ a इज ग्रेटर देन b, दैट्स रॉन्ग, a जो है वो b से बड़ा नहीं है, b 20 के इक्वल है, दैट्स ट्रू। लेकिन एंड के केस में जो है ये चीज फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे सामने a इज स्मॉलर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं a इज स्मॉलर हमारे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर दूं, और का ऑपरेटर लगा दूं, तो अब मेरे सामने ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। ठीक है, क्योंकि और के केस में कम से कम एक चीज का ट्रू होना लाजमी है। तो ये वाली कंडीशन क्योंकि ट्रू है, b इज डबल इक्वल टू 20, तो अब जो है मेरे सामने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मेरे सामने a इज ग्रेटर ये लाइन डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो एक चीज और आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रोग्रामिंग में जो सिंगल इक्वल टू है ये एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, और ये जो डबल इक्वल टू है ये एज अ रिलेशनल ऑपरेटर किसी चीज की इक्वलेंसी चेक करने के लिए यूज होता है। मीन अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ 20 इज इक्वल टू 20, तो दैट्स अ ट्रू थिंग। ठीक है ना, ये 20 को ये एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये एज अ रिलेशनल ऑपरेटर है, ये इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा है कि क्या ये इसके इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब ये रॉन्ग है, क्योंकि अब वो समझेगा कि मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ अभी। तो अब ये देखें ये एरर दे रहा है, और क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ पर लेफ्ट वाली तरफ जो है हमें कोई वेरिएबल चाहिए अगर आप असाइनमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, एक नंबर को या एक वैल्यू को किसी वैल्यू में तो नहीं ना असाइन किया जा सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b लिख दूं, दैट मीन्स 20 को वो सेव करवा रहा है b के अंदर। ठीक है ना,
20 इज गेटिंग सेव्ड इनटू बी, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं रहेगा फिर, और 20 क्योंकि बी के अंदर वाकई सेव हो जाएगा तो इस सारी चीज का रिजल्ट ट्रू होगा। 1 और 1 और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन, ये 0 है तो 1 और 0 उसका रिजल्ट आएगा 1, तो ये हमारे सामने लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी इस केस में। लेकिन ये ऑपरेटर कंपेयर नहीं कर रहा, ये 20 को डिस्प्ले ओनली 20 को सेव करवा रहा है बी के अंदर। मैं इसको यहाँ पे 30 कर देता हूँ और आपको शो करवाता हूँ अभी। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं बी की वैल्यू को, ठीक है, %d बी। अच्छा, अब आप देखेंगे बी के अंदर 20 पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगाया है तो बी में 30 सेव हो जाएगा और ये वाली लाइन भी मेरे सामने एग्जीक्यूट होगी और बाद में मुझे बी की वैल्यू 30 भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे ए इज ग्रेटर भी डिस्प्ले हो रहा है तो बी की वैल्यू 30 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। इट मींस दिस इक्वल टू साइन इज एक्टिंग एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम कंडीशन लगा रहे होते हैं, जब हम एज अ रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर डबल इक्वल टू साइन यूज करना पड़ता है। अब इसका मतलब है b जो है वो बराबर है 30 के, ठीक हो गया, सही है। तो ये थे 4 तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर। अगर इसमें से किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपके माइंड में हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।